Hello student, today we are going to discuss most important theory, crystal field theory. Okay, CFT proposed by H. Bethe and Van Black. CFT originally applied to the ionic crystal to explain their optical properties. Okay, ये theory जो है mostly apply होती है ionic crystal पर, like this, जैसे ये Ml4 एंड यहाँ पे हम इस तरह से आयनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, आयनिक क्रिस्टल पर ये लागू होती है। नाउ द नेक्स्ट CFT सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये बताएगी कॉम्प्लेक्स के कलर को और मैग्नेटिज्म को, राइट। मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ CFT। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू CFT द बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कैसी होती है बॉन्डिंग, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मीनिंग स्टूडेंट, जैसे ये मेटल है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये लिगेंड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक। दिस थ्योरी रिगार्ड्स द लिगेंड सच एस F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Cn नेगेटिव आयन एज नेगेटिव पॉइंट। ये कैसे एक्ट करते हैं, ये सब के सब नेगेटिव पॉइंट के जैसे एक्ट करते हैं, इनको हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। इफ़ लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रिगार्डेड एज पॉइंट डाइपोल, अगर लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। यहाँ पे आप देखेंगे अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, तो खुद में ये क्या बन जाता है, एक तरह का डाइपोल बन जाता है। वाटर मॉलिक्यूल भी क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी एक तरह का क्या बन जाएगा, डाइपोल, राइट। नाउ द नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज सच दैट द रिपल्सन बिटवीन दीज नेगेटिव पॉइंट्स आर डाइपोल्स इज मिनिमम। यानी ये मेटल है और इसके पास मान लो ये लिगेंड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे हमने जो लिगेंड्स लिया है वो पॉइंट डाइपोल है, जैसे कि NH3। तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे ये मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मेटल का जो d ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, और पॉइंट डाइपोल में ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन को मिनिमाइज़ करना चाहता है। तो मेटल के चारों ओर जो लिगेंड्स हैं, मेटल के d ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। यानी यहाँ पे हम समझेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। ओके, तो ये टू टाइप्स का होता है इंटरेक्शन, एक होता है अट्रैक्शन फोर्सेस, सेकेंड वन रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज ड्यू टू द पॉजिटिव मेटल आयन एंड नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें FeCN का हो 6 नेगेटिव चार्ज, इंट्रैक्शन बिटवीन द Fe3 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, CrNH3 का हो 6, इंट्रैक्शन बिटवीन द Cr3 पॉजिटिव आयन एंड NH3, तो इनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे। सो these attraction forces bind to central metal atom and ligands, and the bond between CMA central metal atom and ligands is purely ionic। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, यानी मेटल पे पॉजिटिव लिगेंड नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्योरली आयनिक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात है रिपल्सिव फोर्सेस। इसमें रिपल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं तो आप समझ लेंगे दीज अराइज ड्यू टू लॉन पेयर्स ऑन द लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स पे जो लॉन पेयर्स होते हैं उसकी वजह से ये अराइज होते हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल, और जो सेंट्रल मेटल है उसके जो d ऑर्बिटल होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो नेगेटिव चार्ज को रखते हैं। लॉन पेयर जो है लिगेंड का वो भी नेगेटिव होता है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो जाता है। CFT मेनली फोकस ऑन द रिपल्सिव फोर्सेस। तो CFT थ्योरी जो है इन रिपल्सिव फोर्सेस पर को ही फोकस करती है और इसको ही हमने आगे एलिब्रेट करना है। यहाँ पे आप समझिए स्टूडेंट, 5d ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल के, यानी ट्रांजिशन मेटल के, वो डीजनरेट होते हैं। इनका मतलब होता है कि सेम एनर्जी को रखते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है कि उनकी जो एनर्जी होगी वो सेम एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, dx/y होता है, d/z होता है, dxz, ठीक है, और dx² - y² dz², ठीक। तो यहाँ पे जब रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये टू पार्ट में इस तरह से टूटते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। पहला होता है T2Z एंड नेक्स्ट EZ।
स्टूडेंट T2G नॉन एक्सियल होता है, ये एक्सियल में नहीं रहते हैं, तो इसको कहते हैं dx/d/z और dxz, ठीक है। नेक्स्ट होता है dx² - y² dz², ये एक्सियल होते हैं, इनको हम ईजी कहते हैं, ईजी वाले एक्सियल और दीज आर नॉन एक्सियल। आगे समझते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें लिगेंड्स जो होते हैं 6 होते हैं। ओके, तो हमने नेगेटिव चार्ज, ये एक लिगेंड ये लगा हुआ है, एक लिगेंड यहाँ पे ये 2 and 3, दिस इज़ 4 and 5 और ये 6। स्टूडेंट यहाँ पे ये बाई एक्सेस है, ओके, ये वाली एक्स एक्सेस है और ये वाली जेड एक्सेस है। तो इस तरह से ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का अरेंज है और एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप समझेंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल कैटाइंस एंड, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल कैटायन जो है उसके जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं रिपल्ड बाय द नेगेटिव पार्ट चार्ज, है ना। यानी यहाँ पे आप ये समझिए, ये जो है d ऑर्बिटल के पास क्या है 5 और इनमें क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं सब में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, है ना, और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्सेस, इनके बीच में रिपल्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस रिपल्सन इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ ऑल द 5D, और इस रिपल्सन की वजह से जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द ईच ऑफ द 5D ऑर्बिटल रिमेन डिजनरेट अल्दो द प्रोसेस हाई एनर्जी, ठीक है। डिजनरेट जो होती है सेम एनर्जी, वो हाई एनर्जी में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इनका ओरिएंटेशन आप समझेंगे, तो यहाँ पे हमने dx² - y² को रिप्रेजेंट किया है। ये देखेंगे जेड एक्सेस पे है, ये बाई एक्सेस पर लिगेंड है ना, इस तरह से ये एक एक्स एक्सेस पर लिगेंड रखा हुआ और ये बीच में है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है dz² को हम इस तरह से जेड एक्सेस पे रखते हैं, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। और तो ये एक तरह का अरेंजमेंट है dx² - y² dz²। यहाँ पे देखेंगे dx/y को हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया है और तो dx/y को हमने x और y पे रखा है। आप देखेंगे ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस में रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो dxz को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ये है d/z, और d/z को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट। तो ये हैं इनके ऑर्बिटल के इस तरह के स्ट्रक्चर शेप, ठीक है। आप समझते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है आपको ध्यान रखना है। मेटल जो है इस तरह से लिगेंड का फॉर्मेशन करती है। स्टूडेंट ये वाली जो लाइन है बिलो ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये अबव ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड ये वाली जो लाइन होती हैं ये ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी हमने चेक करनी है, और यहाँ पे हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, यानी T2G + EG हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे dx/y dxz d/z है ना, dx² - y² एंड dz²। ओके स्टूडेंट, dx² - y² और dz² यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 वाले जो हैं इस तरह से क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे। उसके बाद ये लो एनर्जी से, यहाँ देखेंगे इसकी एनर्जी इतनी कम है, फिर हाई एनर्जी में जाएंगे तो ये हाई एनर्जी यहाँ पर आ गई है। अब देखो ये हाई एनर्जी में पहुँच गए। तो एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये स्प्लिट करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने इस डायग्राम में शो किया है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि dx² - y² हमने ऐसे लिखा है, और dz², और यहाँ पे dx/y dxz और d/z दो पार्ट में टूटा। यहाँ पे इसको बोलते हैं EG और इस वाले को हम बोलते हैं T2G। यहाँ पे स्टूडेंट जो एनर्जी ये होता है बेरी लाइन, इसको बोलते हैं वेरी सेंटर। इससे हम एनर्जी चेंज देखते हैं। यहाँ पे 3/5, 5 में से 3 है ना, ये 3 नीचे आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऊपर 3 लिखते हैं हम, नीचे हम 2/5 लिख रहे हैं, तो ये जो है 2 से ऊपर वाले 2 से कम है, तो हम इसको 2/5 लिखते हैं। यहाँ पे ये माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं 3/5 को 0.6 डेल्टा ओ भी कहते हैं। डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ये बताता है एनर्जी को। ओ का मीनिंग होता है ऑक्टाहेड्रल,
यहाँ पे -4 लिख रहा हूँ मैं, यानी 2.5 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -4 हो जाएगा, 5 4 जा है ना 0.4 है ना, यहाँ 0.6। तो डेल्टा ओ ये क्या है, लॉस कर रहा है एनर्जी को, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है एनर्जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो स्प्लिटिंग हो गई है इस तरह से, डायग्राम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये मैंने दिखा रखा है, डेल्टा बता रहा है एनर्जी को और ओ सब्सक्रिप्ट बता रहा है ऑक्टाहेड्रल को। ओके, 2 ईजी वाले जो होते हैं स्टूडेंट इंक्रीज़ करते हैं यानी प्लस करते हैं, गेन करते हैं 3/5 डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी को, और 3T2G जो है 2/5 है ना, ऊपर वाले 2 से कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं 2/5 डेल्टा ओ, राइट। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक्सप्लेनेशन लेट अस कंसीडर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ml6, ये एक तरह का आयनिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इन विच द सेंट्रल मेटल आयन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन एंड इज सराउंडेड बाई 6 लिगेंड, है ना, जो अभी ऊपर हमने देखा था। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अब समझेंगे हम टेट्राहेड्रल में, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में समझेंगे। तो इसमें 3D ऑर्बिटल इन T2G ऑर्बिटल आर क्लोज टू द अप्रोचिंग लिगेंड, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द T2G electrons suffer more repulsion then Eg electrons, the energy of T2G orbital increases more than Eg orbitals। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डायग्राम से शो किया है। यहाँ पे हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ y कोऑर्डिनेट और ये z एक्सिस में। तो यहाँ पे ये लिगेंड को एक को हमने यहाँ पे रख रखा है, ये एक लिगेंड आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और एक लिगेंड आपको यहाँ पे, ये 4 लिगेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज से हमने इनको सबको शो कर रखा है, ठीक है। अब देखेंगे किस तरह से ये स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास T2G ईजी, इसका मतलब ये dx/d/z dx² - dz² d, तो ये 5 जो है इस तरह से हम लिख लेंगे, या फिर आप ऐसे लाइन भी बना देते हैं, 5 लाइन ऐसे करके बनाते हैं, जो NCERT में भी गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज देख रहे हैं, ये हाई एनर्जी में चला गया है, T2G प्लस Eg ऑर्बिटल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में। उसके बाद ये स्प्लिटिंग करेगा, और स्प्लिटिंग किस तरह से करता है आप ध्यान से समझेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे T2G में गया एंड Eg में गया, T2G की एनर्जी हायर होगी Eg से, सिंपल। यहाँ पे T2G की एनर्जी क्या है, हायर है। तो ये T2G है 3, और यहाँ पे जो एनर्जी है 2/5 डेल्टा T, है ना, इन 2 से क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, तो 2 ऊपर लिख देते हैं हम। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो 3/5, यहाँ 3/5 लिखते हैं, क्योंकि ऊपर 3 से नीचे की एनर्जी 2 वाले की ज़्यादा, तो 3/5 यहाँ उल्टा लिखा जाता है इस तरह से। हम इसको डेल्टा T कहते हैं, T का मतलब है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऊपर आ जाता है T2G आता है और नीचे आता है Eg, इसको DQB कई बारी हम बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट ध्यान रखना है, द एनर्जी गैप बिटवीन द 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल डिजाइनेटेड डेल्टा T से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। T का मीनिंग होता है टेट्राहेड्रल, is observed that delta T is considerably less than, है ना, ये माना गया है कि डेल्टा T जो होता है वो डेल्टा O से क्या होता है, कम होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये पाया गया है कि डेल्टा T जो है, T मतलब टेट्राहेड्रल की एनर्जी, डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी जो होती है ज़्यादा होती है 4/9, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है। तो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, है ना। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रहा है T2G और Eg जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं T2G प्लस Eg से, यानी 5D ऑर्बिटल जो ऑक्टाहेड्रल में एंड टेट्राहेड्रल में आपने देखा जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उनमें एनर्जी जो उनकी डिपेंड करती है लिगेंड्स पर। तो उसको हम समझेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। दूसरा पॉइंट है द लिगेंड्स विच अफेक्ट ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विच टर्म्ड, उसको अगर बहुत कम स्प्लिटिंग करता है तो ऐसे लिगेंड को वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। यदि कोई लिगेंड्स क्या करते हैं, ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, तो स्टूडेंट उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एक अरेंजमेंट ऑर्डर हम समझेंगे आगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन order of magnitude of crystal field splitting, the arrangement thus observed, ठीक है, obtained, दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी लिगेंड्स को एक अरेंजमेंट में रख दें हम, तो हमको एक बढ़ते हुए या घटते हुए अरेंजमेंट में आपको क्या मिलती है, एक सीरीज़ मिल जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले वीक लिगेंड है ये,
और आगे जाकर मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड को लिखा है। यहाँ पे देखो I सबसे वीक होता है, I नेगेटिव आयन, फिर Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन, एंड देन ये सबसे ज़्यादा F होगा इनसे सबसे ज़्यादा, फिर OH होगा, फिर ऑक्सीलेट आयन होगा, एंड देन वाटर होगा। नाउ नेक्स्ट पायरिडीन और अमोनिया एक बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। इथाइलिन अमोनिया से ज़्यादा होगा, डाईपायरिडीन इथाइलिन डायमीन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑर्थोफिनेंथ्रीन डाईपाई से ज़्यादा होगा, एंड NO2 ऑर्थोफिनेंथ्रीन से ज़्यादा होगा, देन Cn नेगेटिव और फिर CO। तो इस तरह से अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। नाउ द फैक्टर अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर है द पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इनटू द पीरियोडिक टेबल। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन भी काफ़ी अफेक्ट करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। यहाँ पे स्टूडेंट गोइंग डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप में आप नीचे जाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा O, इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इंक्रीजेज हो जाएगी। यानी डाउनवर्ड जाने पर ग्रुप में डी ब्लॉक में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डेल्टा O इज इंक्रीजेज, राइट। ओके, नाउ द स्टूडेंट Ni2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस हमें यहाँ पे दे रखे हैं। दिस इज द Ni2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ पे हमारा P2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ये ग्रुप में नीचे आता है ना। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे समझा रखा है। आप इसको फोकस कीजिए, निकिल प्लेटिनम 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 नीचे आ रहा है ग्रुप में, तो गोइंग डाउन द ग्रुप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है तो प्लेटिनम वाले की ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो प्लेटिनम वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज़ अबाउट 50% हायर। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है उसकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेयरस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज़ अबाउट 25% हायर देन द सेकेंड। तो इस तरह से सीरीज़ को आपको याद रखना है ना। पहली सीरीज़ ये दिखाई दे रही है आपको, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। याद रखने का निमोनिक्स मैंने बताया था, जैसे शक्ति वीर कर्म में फल को निकालते ज़रूर। इसको याद रखने का तरीका है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ें आगे चलकर, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे La होगा स्टूडेंट, ये लेंथेनाइट La, ला हफ्ता बरना रमेश, ओस और का मतलब और, आयर इंदर पीटेंगे, और मतलब गोल्ड, और HG हॉस्पिटल जाओगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये निमोनिक्स की हेल्प से इसको याद रखेंगे जिससे कि आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स जनरली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है ऑफ द मेटल ग्रेटर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसमें ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट हमें तो क्वेश्चन दिए हैं, कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स है एक हमारे पास और एक कोबाल्ट 3 वाला है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 वाले की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ द लिगेंड्स। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ए टेट्राहेड्रल के लिए बात कर रहा है। एनवायरनमेंट इज़ अबाउट 4/9, कितनी होती है 4/9 डेट फॉर द ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है एंड टेट्राहेड्रल की कम होती है। अब स्टूडेंट इस बात को आप ऐसे समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द T2G ईजी और वाइटल्स वेन लिगेंड वीक अगर होगा तो T2G 1 2 3 के बाद आगे जाएगा, ईजी में 4 5 होंगे, फिर T2G में 6 7 8 आएंगे एंड ईजी में 9 10 आएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा स्टूडेंट तो T2G में 1 2 3 4 5 6, देन ईजी में 7 8 9 10। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट कैलकुलेशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द T2G ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन लॉवरिंग ऑफ एनर्जी। ये अभी आपने सीखा था, -0.40 डेल्टा T -4 DQB हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये लोअर एनर्जी को बता रहा है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऑक्युपाइंग द ईजी ऑर्बिटल में अगर हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे +0.6 डेल्टा
ओ के लिए हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट एक CFC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला है -0.4x, ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग T2G में, और ये +0.6 स्टूडेंट ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बाई, और बाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ईजी में इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ होंगे, ईजी में। तो आपको ये समझना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 0.4 आपने ये कहाँ से लिया है, 0.6, तो ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आपने अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया था, आप उसमें इसको ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल का, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप 3/5 को कैलकुलेट करते हैं और 2/5 को कैलकुलेट करते हैं, तो 3/5 को कैलकुलेट करने पर 0.6 मिल जाता है पॉजिटिव में, है ना, ज़्यादा होती है एनर्जी, और 2/5 को करते हैं तो आपको 0.4 मिल जाता है, यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। तो 3/5 और 2/5 से आपको ये वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक फ्रैक्शन नंबर में लिखा है, तो आप इसको इसी फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यानी 2/5 और 3/5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर ये लिखा है तो 2/5 तो 0.4 आ जाएगा, लोअर एनर्जी को बता रहा है ये, और यहाँ पे 0.6 लिखा है तो 3/5 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 0.6 आ जाएगी इसकी एनर्जी, प्लस में हायर होती है। ओके, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द CFSE इंडिकेट नेट लोअरिंग एनर्जी, ठीक है। कैलकुलेशन CFC हमने ये अभी समझ लिया है, आप यहाँ से इसको नोट्स कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने समझना है, देखो यहाँ पे D1 है, D1 के लिए आपने T2G बोलेंगे, यानी T2G में एक इलेक्ट्रॉन है ना। T2G वाले जो होते हैं 3, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 में। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब यहाँ पे CFC जो ऊपर फॉर्मूला उससे निकालेंगे, तो स्टूडेंट x मतलब है ना, यहाँ पे 1, ये आपको देगा 0.4 × 1, आपको आंसर मिल जाएगा 0.4, है ना। ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे 0 रहेगा। तो ये आपको दिखा रहा है स्टेट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। ये कैसा लो स्पिन वाला है, और ये हाई स्पिन में दिखाएगा, वीक लिगेंड फील्ड होता है हाई स्पिन में। तो T2G1 यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो 0.4 × 1, तो लो और हाई हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे D2 में करेंगे, D3 में करेंगे, D4, D5 में। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, एनर्जी निकालना आप सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने D10 में आपको पता है स्टूडेंट -0.4, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और EG में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.46 है ना, प्लस 0.6 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको मिलेगा 0.0, ठीक है। अब स्टूडेंट मैग्नेटिक नेचर को समझेंगे। द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। An unpaired electron because of its spin equivalent to electric current flowing in circular conductor we have as a magnet, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, μ=4π तो यहाँ पे स्टूडेंट इनका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या होते हैं। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती है 9.274 × 10⁻21 अर्ग कॉस इनवर्स 1 वॉर, या इसको बोलते हैं BM मैग्नेटन। ईजी बताता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, M बताएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, H प्लांक कांस्टेंट है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो द सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक मोमेंट आर अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सच सब्सटेंसेज टर्म्ड एज द पैरामैग्नेटिक, ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं। द सब्सटेंसेज हैविंग द नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, वो कैसे शो करते हैं, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट को, उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। अगर पेयर होंगे तो डायामैग्नेटिक। तो आपको देखना क्या है, आपको T2G में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये T2G मैंने बना दिया, और EG की बात करते हैं तो 2 है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप इससे निकाल सकते हैं। N यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बताएगा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जैसे आप इसको कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट कलर को समझेंगे। तो द सब्सटेंस अपीयर्स कलर्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब द लाइट, कलर शो करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 400 से 700 नैनोमीटर, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ, है ना। ईच वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर,
White light, such as sunlight, combination of all the colors, object that absorb all the visible light appears black. ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट कर रखा है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 400 में वायलेट होता है, 450 में ब्लू, 490 में ब्लू ग्रीन, 470 में येलो ग्रीन होगा, एंड 600 में ऑरेंज होता है, एंड 650 में रेड होता है। ऐसे ग्रीनिश होगा। ठीक है, कलर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओवरऑल ग्रीनिश ऑब्जर्व्ड कलर ग्रीनिश है, ऑब्जर्व हो रहा है येलो, ग्रीनिश येलो, और यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है येलो, और यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है रेड, यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है ब्लू, वायलेट ब्लू, फिर इस तरह से ब्लू ग्रीन। तो इस तरह से आपको ये फोटोन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि इस तरह से फोटोन का ऑब्जर्प्शन हो रहा है। तो ये कलर मैग्नेटिक मोमेंट हमने समझ ली, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमने निकालना सीख गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में।